अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो क्वेश्चन प्लान किया है दिस इज़ 9701 केमिस्ट्री कोड 34 जून 2021। क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह आज परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमारे पास ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिसके अंदर हमने सोडियम थायोसल्फेट की हेल्प से पोटेशियम 7 मैंगनीज की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। अच्छा, बेसिकली डिपेंडेंट रिएक्शन है और इसके अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन थे। बेसिकली दो फेजेस के अंदर हमने KMnO4 को कैलकुलेट करना है। अच्छा, सबसे पहले हमने प्रिपेयर करना है FB2 बाय यूजिंग FB1। FB1 इज सॉलिड सोडियम थायोसल्फेट, दिस वन। अच्छा, इस सॉलिड की पहले हमने मास मेजरमेंट करनी है और इसकी मास मेजरमेंट के बाद हमने इसका एक सॉल्यूशन बनाना है जिसका मास हमें नोन होगा। अब ये पूरा तरीका इसके अंदर बताया जा रहा है कि फर्स्ट यू विल मेजर लाइक इन दिस बीकर यू नीड टू ट्रांसफर अ नोन मास of FB1 so that you can make a solution FB2 with a known mass and the volume is 250 cm3। हम जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं आमतौर पे हम उसको 250 cm3 के मेजरिंग सिलेंडर के अंदर बनाते हैं। तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है? मास ऑफ द ट्यूब स्टॉपर विथ FB1, मास ऑफ द ट्यूब विथ स्टॉपर एंड रेसिड्यू ऑफ FB1, और हम उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें सॉलिड ट्रांसफर्ड मास मिल जाएगा। तो अभी मैं बैलेंस को रेडी कर रहा हूँ जिसके अंदर FB1 कंटेनर प्लस स्टॉपर इनका टोटल मास मेजर किया जाएगा। जैसे मास मेजर हो जाएगा हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे 100 cm3 को बीकर के अंदर, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और एम्प्टी ट्यूब प्लस स्टॉपर प्लस रेसिड्यू का मास रीवे कर लेंगे। बैलेंस हमारा रेडी हो गया है। नाउ आई एम पुटिंग द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग FB1 एंड स्टॉपर ऑन द बैलेंस सो दैट आई कैन रिकॉर्ड इट्स मास। इसका मास मेरे पास आ चुका है, मैं उसके मास को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब हमने तमाम का तमाम सॉलिड 250 cm3 के बीकर में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब मैं इस ट्यूब का वापस से रिवे कर लेता हूँ। अब मेरे पास आ गया है कंटेनर प्लस स्टॉपर प्लस रेसिड्यू का मास। ये दो वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड थी। अब हम इन दोनों का जैसे ही डिफरेंस लेंगे हमें FB1 का ट्रांसफर्ड मास मिल जाएगा। तमाम मास इसके अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि फर्स्ट वन इज़ द मास ऑफ द स्टॉपर प्लस कंटेनर विथ FB1, देन कंटेनर एंड एम्प्टी ट्यूब विथ रेसिड्यू, और उन दोनों के डिफरेंस है हमारे पास 4.2 ग्राम्स इसका मास आ चुका है। सी द डिफरेंस इज़ 4.2 ग्राम्स। दोनों वैल्यूज़ आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पे और हमने इन दोनों से इसके सॉलिड का मास मेजर कर लिया। अब मुझे कहा जा रहा है कि 100 cm3 के 250 cm3 के बीकर में जिसमें हमने सॉलिड ट्रांसफ़र किया है उसमें 100 ml वाटर ऐड किया जाए इस बीकर में और उस वाटर में इस तमाम के तमाम सॉलिड को डिज़ोल्व कर लिया जाए बाय यूजिंग अ ग्लास स्टिरर। तो अब हम बिल्कुल ऐसे ही करते हैं कि 100 cm3 अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अल्टीमेटली हमने 250 cm3 सॉल्यूशन बनाना है। तो वाटर ऐड करने के बाद ग्लास स्टिरर से डिज़ोल्व करेंगे और उसके बाद इसकी वॉशिंग्स को भी हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर जो कि FB2 का सॉल्यूशन बनेगा उसमें वॉशिंग्स भी ऐड की जाएंगी। दिस इज़ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क विच इज़ लेबल्ड FB2। इसके नेक के ऊपर एक मार्क होता है, यहाँ तक कि कंप्लीट 250 cm3 होता है। हर एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के नेक के ऊपर एक मार्क होता है। अच्छा, इसको यूज़ करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिंस द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। किसी भी कंडीशन में होगा आपको इसको पहले डीआयोनाइज्ड वाटर से रिंस करना होगा। ये बीकर ऑलरेडी प्री रिंस था, इस बीकर के अंदर मैंने सॉलिड ट्रांसफ़र कर लिया था ऑलरेडी रिंस्ड बीकर में। अब मैं इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 cm3 डिस्टिल्ड वाटर डाल लेता हूँ और इसको ग्लास स्टिरर से डिज़ोल्व कर लेंगे। सोडियम थायोसल्फेट बहुत ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है। इट डज़ नॉट टेक लॉट टाइम, सो इट्स क्वाइट ईजी टू डिज़ोल्व सोडियम थायोसल्फेट इन प्योर वाटर। Make sure that all the solid has been dissolved into the water। थोड़ा सा भी अगर इसका कोई पार्ट रह जाएगा तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर आएगा और अल्टीमेटली जो आपने आंसर या KMnO4 की कैलकुलेशन करनी है, कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करना है, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ सकता है जो एग्जामिनर से मैच नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगा।
It will hardly take 1 minute to dissolve all the solid in the beaker. क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जितनी ज़्यादा प्रिसिशन के साथ आप काम करेंगे, जितना एक्यूरेसी के साथ आप काम करेंगे, उतना ही बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब ग्लास रॉड को भी मैंने अच्छे से डिस्टिल वाटर डालने के बाद, ताकि उसको कोई पार्टिकल इस पर ना रह जाए, मैंने तमाम के तमाम सॉलिड को इसके अंदर डिज़ोल्व कर लिया है। और क्रिस्टल होते हैं इसके ट्रांसपेरेंट, तो आपको वैसे ही दिख जाएंगे। अब ये मेरे पास 250 cm³ का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। मैंने कहा कि इसको रिंस करना बहुत ज़रूरी है डिस्टिल वाटर से। फर्स्ट आई विल रिंस इट, देन आई विल ट्रांसफ़र द 100 cm³ सॉल्यूशन इनटू दिस फ्लास्क। नाउ इट इज़ रिंस्ड। और अब मैं बीकर से FB1 को डिज़ोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर केयरफुली। आप चाहें तो इसकी ट्रांसफरिंग के लिए फ़िल्टर फनल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। Now the time is to add the washings into the volumetric flask. This is the method which I am doing. It is called adding washings into the volumetric flask. और ये मैंने वॉशिंग भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। एक दफ़ा और कर लेते हैं और वापस से दूसरी दफ़ा भी इसकी वॉशिंग इसके अंदर ऐड कर दी हैं, ताकि तमाम का तमाम सॉलिड जो डिज़ोल्व हुआ था वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाए। अब इसके नेक पे एक मार्क है, यहाँ तक आपने डिस्टिल वाटर से इसको भर लेना है, ताकि आपका कंप्लीट सॉल्यूशन 250 cm³ तक रेडी हो जाए FB1 का। और इसको लेबल दिया गया है FB2। हमने इसी को टाइट्रेशन में यूज़ करना है ब्यूरेट भरने के लिए। ये फिलिंग बहुत एहतियात से करनी है आपको। मेक श्योर कि ये लेवल पानी का इसके मार्क से ज़्यादा ना हो जाए, बहुत ही एहतियात ज़रूरी है। दिस इज़ द एक्चुअल मेथड। बहुत एहतियात से, बहुत स्लो इसको आपने मार्क तक फिल कर देना है। अब जब आप थोड़ा सा करीब रह जाएंगे तो फिर आपको एहतियात ज़्यादा करनी है। यू नीड टू बी वेरी कॉशियस टू फिल इट अप टू द मार्क। नाउ इट्स रेडी, इट्स डन, इट्स रेडी। अब आप इसको अच्छे से होमोजेनस मिक्सचर बना लें। इसको अपसाइड डाउन इन्वर्ट करें बहुत अच्छे से, और एक होमोजेनस सॉल्यूशन आपके पास बनना चाहिए। अदरवाइज़ इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज हो गया इस फ्लास्क के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि हमारे ब्यूरेट की जो रीडिंग्स आएंगी वो वेरी करेंगी एक दूसरे से। नाउ यू आर सपोज टू फिल द ब्यूरेट विद द सॉल्यूशन यू जस्ट मेड FB2। FB2 से ब्यूरेट को फिल किया जाएगा। 25 cm³ पाइपिट किया जाएगा FB3, और उसके अंदर जो दूसरे रिएक्टेंट्स हैं FB4 विच इज़ पोटेशियम आयोडाइड, FB5 विच इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, और इन तमाम को परफॉर्म करते हैं। पाइपिट के अंदर, ब्यूरेट के अंदर सबसे पहले FB2 सॉल्यूशन जो हमने बनाया इसे फिल करना है। बट बिफोर फिलिंग इनटू द ब्यूरेट, व्हाट वी डू फर्स्ट ऑफ ऑल रिंस द ब्यूरेट before using the solution for titration. Rinse the burette with FB2 and then discard the liquid. Again fill the burette. Burette rinse हो चुका है। अब हम इसको फिल कर रहे हैं FB2 से। बच्चों के लिए रिकमेंडेड है यूज़ ऑफ फ़िल्टर फनल। मैं इसको बगैर फ़िल्टर फनल के भर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप इसको फ़िल्टर फनल यूज़ करें और फिर इसको फिल करें। हमने इसके जेट के अंदर अगर एयर होगा उसको रिमूव करना है। जेट का एयर रिमूव करने के बाद आप इसको 0 पे सेट करेंगे और अब इसको क्लैम्प कर देते हैं। अब इस कॉनिकल फ्लास्क को टाइट्रेशन से पहले आपने हमेशा डिस्टिल वाटर से रिंस करना है, और हर टाइट्रेशन के बाद इसे पहले डिस्कार्ड करने के बाद टैप वाटर से वॉश किया जाएगा और उसके बाद डिस्टिल वाटर से रिंस किया जाएगा। अब फ्लास्क हमारा रेडी है। अब इस फ्लास्क के अंदर सबसे पहले हमने 25 cm³
FB3 विच इज़ KMnO4 ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन, वो फिल करना है। मैंने पाइपेट को ऑलरेडी रिंस किया हुआ है। व्हेन यू आर यूजिंग द पाइपेट फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर सपोज टू रिंस इट विद द कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन। लाइक burette and pipette, they both are rinsed with the corresponding solutions. पाइपेट के वेसल पे, नैरो वेसल के ऊपर एक मार्क होता है, आपको वहाँ पे इसको फिल करना है। कलर्ड सॉल्यूशन में अपर मेनिस्कस, कलरलेस में लोअर मेनिस्कस, और पाइपेट फिलर की मदद से सॉल्यूशन फिल करने के बाद आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। Here I have transferred all the FB3 into the conical flask. Now we will do the rest additions. इसके अंदर 15 cm क्यूब FB5 फिल करना है, ऐड करना है 15 cm क्यूब FB5 by using a measuring cylinder. मेजरिंग सिलेंडर को डिस्टिल वाटर से रिंस कर लेते हैं। रिंसिंग का तमाम हर सॉल्यूशन डिस्कार्ड किया जाता है। Now I'll add 15 cm क्यूब FB5 which is sulfuric acid and 10 cm cube FB4 which is potassium iodide. Okay, do remember one thing, any liquid which is being added or which is added by using a measuring cylinder, it is always in excess, so we don't need any precision, any accuracy with that measurement. कोई भी क्वेश्चन में कोई भी केमिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर अगर मेजरिंग सिलेंडर से ऐड हो रहा है तो उसमें प्रिसिशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। अच्छा, इन्होंने कहा कि सेम मेजरिंग सिलेंडर के अंदर FB5 और FB4 को मेजर किया जा सकता है, तो आप इसको बार बार FB4 या FB5 से रिंस नहीं करेंगे। ये हमने FB4 की भी एडिशन कर दी है इसके अंदर। सी वी हैव ऑब्टेन ऑरेंज कलर्ड सस्पेंशन, इट मीन्स इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड प्रोड्यूस हो गया है। And now we are supposed to titrate it with FB2 which is sodium thiosulfate. अच्छा, जब भी आप टाइट्रेट करते हैं तो आपको इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग चाहिए, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग चाहिए और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यूज़ चाहिए। नाउ आई हैव स्टार्टेड टाइट्रेशन। इन्होंने कहा कि जैसे ही ये लिक्विड थोड़ा सा येलोइश हो जाए या थोड़ा सा इसका कलर फेड हो जाए, डार्क ब्राउन से लाइट ब्राउन, ऑरेंज किसी भी कलर में आ जाए, उसके बाद यू आर सपोज टू ऐड स्टार्च इंडिकेटर। अ फ्यू ड्रॉप्स इन्होंने कहा था, मैंने अप्रॉक्सीमेटली इतना शायद 10 to 12 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर दिए। आयोडीन के प्रेजेंस में ये ब्लू ब्लैक सस्पेंशन बन गया। नाउ आई विल टाइट्रेट इट मोर अंटिल आई गेट ए कलरलेस मिक्सचर। से सोडियम थाइसल्फेट ने तमाम के तमाम आयोडीन से रिएक्ट कर लिया। नो मोर आयोडीन, नो ब्लू कलरेशन ऑफ स्टार्च। आपने इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग दोनों रिकॉर्ड कर लेनी है ताकि उन दोनों के डिफरेंस से हमें वॉल्यूम ऑफ FB2 ट्रांसफर्ड मिल सके। रफ़ टाइटर हमेशा एक्सेसिव एडिशन के साथ हमें मिलता है और इससे हमें एक एस्टिमेट मिलता है कि एक्चुअल टाइटर रिक्वायर्ड कितना है आपको, और फिर इसके बाद हम एक्यूरेट टाइट्रेशन रीडिंग्स की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने इसका रफ़ टाइटर लिख लिया है। मेक श्योर आप कॉलम हेडर को उसका यूनिट ज़रूर देंगे। अब मैंने ऑलरेडी एक एक्यूरेट टाइट्रेशंस के लिए ब्यूरेट का पूरा कॉलम टेबल बनाया हुआ है। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, वॉल्यूम ऑफ FB2 यूज्ड एंड बेस्ट टाइटर, 1st 2 3 4 एंड 5th रन मैंने अप्रॉक्सीमेटली बना के रख लिए। अगर मेरे पास फर्स्ट 2 रीडिंग्स के अंदर ही सेम टाइटर आ जाएगा या दोनों का डिफरेंस 0.1 का होगा तो मुझे फिर 3rd 4th 5th परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। या अगर फर्स्ट और थर्ड का या सेकंड और फोर्थ का कोई भी टाइटर वैल्यूज आपस में मैच कर जाएं या डिफरेंस 0.1 का आ जाए, आपको उसके बाद परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रफ़ टाइटर वैल्यू को कभी भी आप अपने टेबल का पार्ट या कैलकुलेशन वाले पार्ट में यूज़ नहीं करते। हमेशा आपको एक्यूरेट टाइटर्स के अंदर से ही 2 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन फ्लास्क को आप हमेशा वॉश करेंगे डिस्कार्ड करने के बाद, उसके बाद हमेशा डिस्टिल वाटर से रिंस किया जाएगा। Now I am filling again FB3 which is KMnO4 of unknown concentration, 25 cm पाइपेट करेंगे। वापस से सेम प्रोसीजर इज टू बी रिपीटेड। 15 cm FB5
which is sulfuric acid, 10 cm cube Fb4, which is Ki, into the same conical flask. ये 25 cm क्यूब फिल हो गया है, इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और हमें साथ साथ इसमें Fb4 Fb5 को ऐड कर लेना है। Here I am done with the addition of Fb3. Now I'll add Fb4 and Fb5. It's clearly mentioned on the question paper how much volume do we need. इसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। Now I'm filling Fb4 10 cm cube in the same measuring cylinder. Transferred into the conical flask, I'll obtain a dark brown mixture which contains iodine. अब हम इसको दोबारा से टाइट्रेट करेंगे। इनिशियल पीरियड रीडिंग रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर आपका इनिशियल पीरियड रीडिंग अगर आपका फर्स्ट टाइट्रेशन का फाइनल पीरियड रीडिंग बिलो 25 है, 25 से ज़्यादा, तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट इज़ 50 cm क्यूब। तो 25 से ज़्यादा अगर वॉल्यूम फर्स्ट में ट्रांसफ़र हो गया तो आप उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको दोबारा फिल करना होगा। और अगर आपका वैल्यू 25 से पहले आ गया तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ आई हैव स्टार्टेड अगेन टाइट्रेशन टू ऑब्टेन ऑरेंज कलर्ड लिक्विड। जैसे ही ऑरेंज होगा आई अगेन स्टार्ट addition of starch, I'll add, and then I'll titrate it further to get a colorless liquid. Approximately orange हो गया है। Now I'm adding starch in it. वापस से ब्लू ब्लैक हो गया है। आयोडीन के प्रेजेंस को उसने शो किया। अब टाइट्रेट कर लेते हैं ताकि एक कलरलेस लिक्विड मिल सके, और वही टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होगा। अच्छा, फर्स्ट टाइट्रो वैल्यू जो कि रफ टाइट्रो वैल्यू था, उससे मुझे आइडिया हो चुका है कि मेरे पास कितना वॉल्यूम कंज्यूम होना है। अब नेक्स्ट टाइट्रेशन उससे पहले ख़त्म हो जानी चाहिए, और अब आपका एक्यूरेसी मैटर बहुत करता है। सी इट्स कलरलेस। अब मैं पीरियड रीडिंग को वापस से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब मुझे पीरियड रीडिंग को रिकॉर्ड करने के बाद एक्चुअली ये देखना है कि मेरे पास अब नया वॉल्यूम क्या आया। अब पीरियड जो है मेरे पास वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो चुका है, इसके अंदर इतना वॉल्यूम नहीं है कि मैं तीसरी टाइट्रेशन परफॉर्म करूं। दैट्स व्हाई आई एम फिलिंग इट अगेन। सेटिंग इट एट 0। यहाँ पे पीरियड मेरा रेडी हो गया है। सेकंड एक्यूरेट टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए हम स्टार्ट हैं। इसे डिस्कार्ड करेंगे, टैप वाटर से वॉश करेंगे। नीड टू बी रिंस्ड विद डिस्टिल वाटर अगेन बिफोर एवरी टाइट्रेशन। दिस इज़ आई एम रिपीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपके टाइट्र वैल्यूज मैच नहीं करेंगे। वापस से टाइट्रेशन रिपीट करेंगे। अब मैं एक्यूरेट से एटलीस्ट कैलकुलेट करके एक प्रिसाइज वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि नेक्स्ट जो टाइट्र वैल्यू मेरे पास आना है वो उसके करीब आए। अच्छा जी, अब थर्ड टाइट्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं। वापस से 25 cm क्यूब Fb3। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे आपसे कहा जाता है कि आप एक एक्यूरेट टाइट्र वैल्यू ले लीजिए और उसके बाद दूसरी उसके क्लोज करके लिख दीजिए। इट्स नॉट अ गुड आइडिया, because we don't know if we have made any mistake, any error in the first accurate titer value, और अगर मैं उसी को एज इट इज़ उसके करीब दूसरी लिख दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो बेहतर है कि आप परफॉर्म करने के बाद दो क्लोजर टाइटर वैल्यूज़ को ही ऑब्टेन करें और उन्हीं पर रिलाई करें। FB3 ऐड कर दिया है। नाउ आई एम एडिंग FB4 एंड FB5। Here the flask is ready. Again I obtain iodine. I am titrating it with sodium thiosulfate. See, orange हो गया है. Now I'll add starch indicator in it to get blue suspension. Again I'll titrate it, and I'm expecting a closer value to the first accurate titer reading. एक्यूरेट की टाइट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आप उसका ड्रॉप वाइज एडिशन करें। एक एस्टिमेटेड वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्स्ट वैल्यू 24 पे आए तो आप 23 पे जाकर रुक जाएं और उसके बाद आप ड्रॉप वाइज एडिशन करें और एक ड्रॉप से कलर चेंज आना चाहिए आपके पास। इट्स कलरलेस। अब मैं वापस से फाइनल ब्यूट रीडिंग मेजर कर लेता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सी, मेरे पास दो टाइटर वैल्यूज़ आ गए हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है, लिहाजा आई नीड टू परफॉर्म अगैन। डिस्कार्ड द लिक्विड, वॉश इट विद द टैप वाटर एंड रिंस इट विद द डिस्टिल्ड वाटर। दोबारा से वही तमाम का तमाम सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। Measuring 25 cm cube FB3. Simultaneously, I am filling FB4 and FB5 in the measuring cylinder to just save the time. टाइम प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने अपना टाइम बहुत सेव करना है क्योंकि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में आम तौर पे टाइम बच्चों को ज़्यादा लग जाता है। नॉर्मली 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस आर टू बी डन इन 2 hours, सो इट इज़ लेंथी एज वेल। तो कोशिश करें कि तेज़ तेज़ सारे काम को कंप्लीट किया जाए। मेजरिंग सिलेंडर मेरा रेडी हो गया है, साइमल्टेनियसली मैंने उसको भी डाल दिया और इस दफ़ा मैंने मेजरिंग सिलेंडर में पहले FB4 और फिर FB5 एक साथ डाल दिया, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर इज़ नो रिएक्शन बिटवीन दीज टू रिएक्टेंट्स एंड आई एडेड द मिक्सचर ऑफ FB4 एंड FB5 इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। अब अगर तो आपका टाइटर वैल्यू 25 से ऊपर है, आप दोबारा फिल नहीं करेंगे उसको, और अगर 25 के नीचे आता है तो हमें लाजमी उसको फिल करना होता है। ऑरेंज हो गया है, अब इसके अंदर स्टार्च ऐड कर देते हैं और अब हम इसे कंप्लीट टाइट्रेशन तक वापस से ले जाते हैं। स्वेल करना इसलिए ज़रूरी है थ्रू आउट द टाइट्रेशन ताकि एक होमोजेनस मिक्सचर बनता रहे। एंड इट्स कलरलेस। फाइनल ब्यूट रीडिंग रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब मैं थर्ड टाइटर वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर तो इसका डिफरेंस जो हमने इससे पहले 2 परफॉर्म किए हैं उनमें से किसी से मैच कर जाएगा तो फिर मुझे 4th परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ मुझे इसको दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगा। मेरे पास डिफरेंस अभी भी 0.1 या 0 का नहीं आया, लिहाजा मुझे इसको एक दफ़ा दोबारा फिल करना पड़ेगा। ये सारी मेहनत बच्चों सिर्फ इसलिए की जा रही होती है कि आप
जो हमारा इंटरनल परफॉर्म कर रहा होता है टाइट्रेशन को, सिर्फ उससे मैच कराने के लिए ये मेहनत हम कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। इसे डिस्कार्ड किया जा रहा है, टैप वाटर से वॉश किया जाएगा और फिर डिस्टिल वाटर से रिंस किया जाएगा। अब दोबारा सेम प्रोसीजर, 25 cm³ FB3, 15 cm³ FB5, 10 cm³ FB4, ताकि हमारा मिक्सचर टाइट्रेशन के लिए रेडी हो सके। See, with the one hand I was just filling the FB4 and FB5 and with the other hand I was filling FB3। तो आपको टाइम सेविंग टेक्निक्स आनी चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। यू कैन परफॉर्म द थिंग्स टाइमली। और ये देखिए दोनों लिक्विड साइमल्टेनियसली मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये FB4 की मेजरमेंट, और जैसे ही FB3 कंप्लीट हुआ मैंने FB4 भी साथ ही डाल दिया। मेरा मिक्सचर रेडी है। अब दोबारा से इसे टाइट्रेट कर लेते हैं एक ऑरेंज कलर का लिक्विड लेने के लिए। जैसे ही ये डार्क ब्राउन से ऑरेंज होगा फ़ौरन हम स्टार्च ऐड करेंगे और स्टार्च की एडिशन के साथ ही हम इसकी टाइट्रेशन कंप्लीट करेंगे। हमें जैसे ही कलरलेस लिक्विड मिलेगा हम टाइट्रेशन को स्टॉप कर देंगे। मैंने एस्टिमेटेड 5 कॉलम्स बना लिए थे, शायद किसी 2 का वैल्यू मैच कर जाए। और अब इसे मज़ीद हम टाइट्रेट कर लेते हैं ताकि कोई करीबी नतीजा हमें मिल जाए। मेहनत करेंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। सी, जैसे ही आप एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और एक ड्रॉप से कलर चेंज होगा। विथ अ सिंगल ड्रॉप यू विल गेट अ शार्प एंड पॉइंट दैट इज़ बेसिकली द नीड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। See, it's light blue. It means you are just close to the end point. Now keep adding a drop in a time. Swirl the mixture, then a drop in a time. Swirl the mixture. Still it is, oh, it's done. तो अब हम इसका वापस से फाइनल ब्यूट रीडिंग रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, जब स्केलिंग वाइट कलर का हो ब्यूरेट पे थोड़ी सी मुश्किल होती है आपको रीड करने के लिए। ब्राउन मार्किंग भी होती है, वाइट मार्किंग भी होती है। ब्राउन मार्किंग में थोड़ा सा आसान हो जाता है रीड करना, और आप कोई डार्क बैकग्राउंड रख सकते हैं ब्यूरेट के पीछे। सी, मेरे पास अब इस तरीके के टाइटल वैल्यूज़ आ गए जिसमें से मेरे पास फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ 19.7 एंड 19.8। तो अब मेरे पास 2 टाइटल वैल्यूज़ आ चुके हैं विद द डिफरेंस ऑफ 0.1। आई वोंट परफॉर्म एनी फर्दर। आई विल प्लेस अ चेक under the values and now I'll use these for the calculation. See, here you are supposed to use the volume of sodium thiosulfate, that is FB2. Show your working. I'll just take the average value of these two title values. One is 19.7, other is 19.8, divided by 2. The sum divided by 2, result is 19.75. अब अगले पार्ट पे चल जाते हैं। मुझे बताना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ थायोसल्फेट आर देयर इन द वॉल्यूम ऑफ टाइटर दैट यू मेजर्ड इन पार्ट बी। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा 2 to 4 लिखे जाते हैं। मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर अलाउड एंड मैक्सिमम 4 आर अलाउड इन एनी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। कैलकुलेट द मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट दैट यू मेजर्ड इन पार्ट बी। First of all, they want how much mass, like the concentration C part 2. C part 2 is the moles in the tighter volume. तो मेरे पास 4.2 ग्राम था जो मैंने टोटल ऐड किया था 250 cm³ में। सो 250 cm³ में जो टोटल मास होगा हम उसका मास ओवर MR से इसके सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। वो तमाम के तमाम मोल्स हमने 250 cm³ में ऐड किए हैं। अच्छा, 250 cm³ FB2 contains, let's calculate the answer, which is going to be 0.0169 mass over MR. We had solid FB1
I'll simply divide Na2H2O3.5H2O, it's Mr. 4.2 is to be divided by Mr, which is 248, Na2H2O3.5H2O. 0.0169 will be the answer that has been dissolved into 50 cm cube. The question is how many moles has been transferred in part B. So you have the volume 19.75. You will simply compare the values, like 250 cm cube contains 0.0169 moles. So 19.75 cm cube contains X number of moles. I'll simply calculate the moles. 0.0169 ये बच्चों तमाम मोल्स आ गए 250 cm क्यूब में। अब मुझसे बोला जा रहा है कि आप बता दीजिए टाइटर वॉल्यूम जो पार्ट बी में आपने ब्यूरेट का एवरेज टाइटर वॉल्यूम लिया उसमें कितने मोल्स हैं। तो अब मैं सिंपल कंपेयर कर दूंगा। 250 cm क्यूब कंटेन्स दिस नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ 0.0169 एंड 19.75 कंटेन्स एक्स नंबर ऑफ मोल्स। अब हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। 19.75 cm cube contains X. Both the volumes are in cm cube. So I'll simply apply unitary method or cross multiplication to get the answer. So the answer is 1.34 into 10 exponent minus 3. ये वो तमाम मोल्स हैं जो टाइटर वॉल्यूम के एवरेज वॉल्यूम में मौजूद हैं। अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चले जाएं। इस पार्ट में अल्टीमेटली मुझे मोल्स मालूम करने हैं मैंगनीट के, पोटेशियम 7 मैंगनीट के। अब मैं इसके मोलर रेशो की तरफ चला जाता हूँ। थायोसल्फेट का रेशो आयोडीन से है 2:1 और फिर आयोडीन का KMnO4 से। तो मुझे KMnO4 के मोल्स मालूम करने के लिए पहले आयोडीन से थायोसल्फेट को कैलकुलेट करना है और फिर थायोसल्फेट से आयोडीन को कैलकुलेट करना है और फिर आयोडीन से KMnO4 को कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास थायोसल्फेट के मोल्स मौजूद हैं। थायोसल्फेट और आयोडीन का 2:1 का रेशो है। सो आई हैव द मोल्स of thiosulfate in 19.75 cm cube that reacted with excesses of iodide to produce iodine. अब हम सिंपल इस वॉल्यूम से आयोडीन के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 2:1 का रिएक्शन रेशो। Thiosulfate is to iodine 2:1. 1.34 into 10 exponent minus 3 moles of thiosulfate. I'll simply divide it by 2 to get the moles of iodine. और इसी आयोडीन के मोल से फिर KMnO4 को रिएक्ट करवाने के बाद उसके मोलर रेशियो से KMnO4 के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उससे उसकी कॉन्सेंट्रेशन। 6.70 into 10 exponent minus 4. This is the number of moles of iodine with which thiosulfate reacted. अब आयोडीन और KMnO4 का रिएक्शन रेशियो है 5:1। तो ये जो मोल्स थायोसल्फेट ने आयोडीन से रिएक्ट किया था बच्चों, इन मोल्स को KMnO4 ने प्रोड्यूस किया था और उसका रेशियो है 5:2। तो अब हम सिंपल 5:2 और 0.000674 से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने KMnO4 के मोल्स 25 cm क्यूब में मौजूद थे। (2.68 into 10 exponent minus 4 moles of manganate are present in 25 cm cube of volume. अब आपको एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम जानते हैं तो वॉल्यूम मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स मेरे पास मौजूद हैं और वो 25 cm क्यूब के अंदर थे। तो मैं सिंपल इस मोल को 2.68 एक्सपोनेंट माइनस 4 को
25/1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। .0107 is the concentration of KMnO4। अब नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ KMnO4 डिजॉल्व इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। हम जानते हैं इससे पहले हमने जो निकाला दैट इज कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ 0.0107 मोल पर dm³। सो इट्स ऑब्वियस इन 1 dm³ देयर इज 0.0107 मोल्स। 1 dm³ में मोल्स हैं, 1 dm³ में मास मेजर करना है तो मोल और मास के रेशियो को यूज़ किया जा सकता है बिकॉज द वॉल्यूम इज सेम इन बोथ द केसेस 1 dm³। अब हम ये अंदाज़ा लगाते हैं या इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं 0.0107 मोल इन 1 dm³ और इसी के रेफरेंस से हम इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। द फॉर्मूला ऑफ मास इज़ मोल्स इनटू mr। मोल्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं इसको सिंपल KMnO4 का mr कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज़ 158। Potassium 39.1, manganese is 54.9 and we have 4 oxygen KMnO4 16 times 4. The mr is going to be 158. So I'll simply multiply 158 by the moles of KMnO4, the concentration of KMnO4. The mass is going to be 1.69 grams per dm³। हम अगले पार्ट में चले जाते हैं। हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंटेज एरर का डिफरेंस अपॉन actual times 100. They said 3.16 gram has been added as per question और हमने जो mass calculate किया it was 1.69. So simple 3.16 minus 1.69 you'll get the result for numerator divided by 3.16 multiply by 100 you'll get the answer। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक मैथ इन्होंने गिवन आपको दिया हुआ है, एक मैथ आपने कैलकुलेट किया स्टिचियोमेट्री से। आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, एक्चुअल मैथ से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। 46.5% इज़ द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ KMnO4। नाउ द लास्ट पार्ट इज़ the student suggests that by using a pipette to add FB4 will increase the accuracy of the working। हम जानते हैं जो भी लिक्विड मेजरिंग सिलेंडर से ऐड किया जाता है वो हमेशा एक्सेस होता है। एक्सेस वॉल्यूम को अगर आप बेहतर इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सी क्या है FB4 वॉज इन एक्सेस। तो पोटेशियम आयोडाइड हमने ऑलरेडी एक्सेस में ऐड किया है। एक्सेसिव रिएक्टेंट के एडिशन के लिए इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेट होना कोई ज़रूरी नहीं है। So what we can say, there is no impact. FB4 was in excess, hence no impact on the accuracy. As FB4 was already in excess, so no impact or no improvement can be expected by changing the instrument. उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर से समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़, कोई इशू, कोई रह गया हो तो आप काइंडली मैसेज के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं, मज़ीद इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।